नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास आप लोगों के लिए फिर से रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके संपूर्ण बिहार के जो भी क्वेश्चन इस बुक में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास फिर से आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होने वाली है। आज की महामैराथन क्लास में जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपको बिहार के बारे में लगभग चीज़ें पता हो गई हैं। ये आपकी एक ऐसी क्लास होने वाली है, सिर्फ एक क्लास आपको एग्जाम में 5 से 8 नंबर सही करा सकती है। सिर्फ इसी क्लास के माध्यम से आप अपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं? 5 से 8 क्वेश्चन। जो भी आपके बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। और आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि TRE 4 का जब तक एग्जाम नहीं होगा दिन पर दिन आपको इसी चैनल के माध्यम से इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर पहुँच जाएगी। का पहला क्वेश्चन बिहार स्पेशल की क्लास का क्या कहता है कि इस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई है? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी, या असहयोग आंदोलन के समय, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? तो याद रखना, आपके बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना है ये आपके असहयोग आंदोलन के समय की गई थी स्थापना इसकी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाए। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920। इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखना। कहता है जो फरवरी 1922 तक ही चला था। बिहार विद्यापीठ है क्या अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो ये आपके भारतीय शैक्षणिक संस्थान है एक, जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। और लेकिन 1942 में इसे क्या कर लिया था? अंग्रेज लोगों ने जब्त कर लिया था। इसकी स्थापना अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1938 में, 40 में, 1941 में? तो याद रखना, जो आपके पटना महिला महाविद्यालय था ये आपका जो है 1940 ईस्वी में स्थापित हुआ था। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ था। इस कॉलेज का संचालन या बिहार का पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत भी था। गौरतलब है कि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय एक संघटक कॉलेज भी बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये भी महत्वपूर्ण है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे अभी TRE 4 के एग्जाम में। कहते हैं बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका सारण में होगा, या सिवान में, या मुजफ्फरपुर में? तो याद रखना, बिहार का वो जिला आपका कौन सा होगा जहाँ पर मक्के का जो सर्वाधिक उत्पादन होगा वो आपका जिला हो जाएगा मुजफ्फरपुर। यहाँ पर आपके मक्का सर्वाधिक होता है बिहार राज्य में। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्के के कुल उत्पादन में मामले में देश में बिहार आपके दूसरे पायदान पर है, ये भी याद रखना है। पहले स्थान पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके तमिलनाडु हो जाएगा। तो मक्का सबसे अधिक कहाँ होता है अगर एग्जाम में पूछा जाए? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कहाँ होगा? आपके बिहार में। फिर कहता है बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मेधापुर, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में मक्के का उत्पादन में ये क्या है? आपके सारे अग्रणी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कहता है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह को किस स्थान से संबंधित है? यानी जो आपके 1857 का विद्रोह हुआ था उसके नेता आपके कुंवर सिंह जी थे, ये आपके किस विद्रोह से संबंधित हैं? ग्वालियर से, मेरठ से, जगदीशपुर? तो याद रखना कुंवर सिंह जी जो है आपसे जगदीशपुर से संबंधित हो जाएंगे। चलिए इनका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए ढेर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। 1857 के विद्रोह के नेता और उनके केंद्र क्या थे। जैसे कुंवर सिंह का केंद्र आपके जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार, इसीलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नाना साहब आपके किससे संबंधित हैं, तो ये आपके कानपुर से।
जनरल बख्त खां ये आपके दिल्ली से, बेगम हजरत महल भी आपके लखनऊ से संबंधित हैं, रानी लक्ष्मीबाई ये सब 1857 के विद्रोह के नेता थे। और ये किस जगह इनकी मतलब किस जगह से इन्होंने आंदोलन किया था, या तो वहाँ से ये जो है इनके सारे नाम हो जाएंगे, बेगम हजरत महल आपके लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। इसको एक बार हम और आपको बताना चाहेंगे। चलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड है, तो जगदीशपुर, नाना साहब कानपुर से, जनरल बख्त खां दिल्ली से, बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से, और रानी लक्ष्मीबाई जी आपके झांसी से। इनके जरूर नाम याद रखना, आपको जरूर इन पांचों में से एक क्वेश्चन आपको इन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कहता है। देखिए महोत्सव से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों का काम क्या होगा, सारे महोत्सव अच्छे से याद कर लीजिए। कहता है थावे महोत्सव का आयोजन स्थल क्या है, तो ये जो आपका थावे महोत्सव होता है इसका आयोजन स्थल पूछा गया, भागलपुर में, मुंगेर में या पटना में। तो याद रखना जो आपका ये थावे महोत्सव है इनमें से इसका कोई भी जवाब सही नहीं, ना तो भागलपुर, ना तो मुंगेर, ना तो पटना। अब अगर आखिर होता कहाँ थावे महोत्सव है, तो याद रखना ये बिहार के गोपालगंज में हर साल आयोजित होने वाला एक उत्सव है। कहाँ पर, ये आपके बिहार के गोपालगंज में आयोजित होता है। चलिए एक्सप्लेन देखें। कहता है थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हर साल आयोजित होने वाला क्या है, एक आपका उत्सव है। यह महोत्सव वर्ष 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। कब से यह महोत्सव मनाना स्टार्ट किया गया है, आपके वर्ष 2012 से। इस उत्सव का उद्देश्य है बिहार के गोपालगंज में क्या करना, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपका ये महोत्सव मनाया जाता है। थावे दुर्गा मंदिर के प्रति क्या है, आपके आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था, तो याद रखना 20 जुलाई 1937 के बारे में पूछा गया और बिहार में कांग्रेस के मंत्रिमंडल की बात की जाए तो इसका जो प्रीमियर रूप से किसने गठन किया था, तो वो आपके थे श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या किया था, आपके गठन किया था। इसकी डेट भी जरूर याद रखना। और श्री कृष्ण सिन्हा थे कौन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये बात जरूर याद रखना है, श्री कृष्ण सिन्हा जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी क्या, प्रीमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है 26 जनवरी 1950 से 2024 तक बिहार के कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसा पूछा गया है। यानी जो 1950 से 2024 तक कितने मुख्यमंत्री रहे उनकी संख्या पूछी गई है। चलिए देखते हैं आपके ऑप्शन क्या है। कहता है 23 लोग, 25 लोग या 21 लोग। तो याद रखना 1950 से 2024 तक आपके टोटल 23 लोग बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है केवल 23 लोगों ने 26 जनवरी 1950 से 2024 की शुरुआत तक आपके बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। कितने लोगों ने, 23 लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं। देखिए अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया, ना तो ये आरा से संबंधित है, ना तो भागलपुर से, ना तो पटना से, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि बाबू कुंवर सिंह का संबंध आपके जगदीशपुर से है, तो इसके लिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। इन्होंने आरा एवं भागलपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व आपके पीर अली खान ने किया था। ये भी याद रखना, पटना में जो है 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो इनका नाम जरूर आप लोग लिखिए एक बार, पीर अली खान जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में सबसे समीप है। तो याद रखना ये जो आपकी बराबर की पहाड़ियाँ हैं ये आपके बिहार के मखदूमपुर में है। कहाँ पर, मखदूमपुर में है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है कि बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के
किस जिले में आपका मखदूमपुर शहर पड़ता है, तो ये भी याद रखना, ये आपके जहानाबाद जिले में मखदूमपुर शहर के निकट यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आपके आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? आपके जो आपका मौर्य शासक थे अशोक के द्वारा कराया गया था। आगे कहता है बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं स्थित हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कितनी गुफाएं स्थित है, तो आप लोग टोटल नंबर जरूर याद रखना 4। फिर कहता है कि यथाकर्ण, चौपड़, सुदामा गुफा, लामरसी गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा, ये सारी गुफाओं के नाम आपके 4 हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है बिहार निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए। अब कौन से जिले हैं आपके? ये जिले हैं, शिवहर है, वैशाली है, नालंदा है, नवादा है। तो इसको आपको किस तरीके से व्यवस्थित करना है, ये आपसे बोला गया कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए। तो चलिए देखते हैं। तो याद रखना जब आप उत्तर से दक्षिण दिशा में जाएंगे तो सबसे पहले आपका शिवहर पड़ेगा। कौन सा? शिवहर हो जाएगा। तो शिवहर आपके ऑप्शन नंबर 1 है, तो 1 सही हो जाएगा। फिर जब आप उत्तर से दक्षिण चलेंगे शिवहर के बाद आपके वैशाली भी पड़ेगा। ठीक है, तो वैशाली को आप इसके बाद वरीयता देंगे तो वैशाली आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर आपको कुछ भी करना नहीं, जिस तरीके से दे रखेंगे यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। कहता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित जिले का क्रम निम्नवत है: शिवहर, वैशाली, नालंदा, नवादा। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि देखिए पटना राजधानी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है पटना जिले के तहत कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी जो आपका पटना जिला है उसके अंतर्गत आपके टोटल कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कितने वहाँ पर विधायक बनते हैं, ऐसा पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। अब किस तरीके से कौन कौन, उनको आप लोग बहुत ही विधिवत देखते हुए चलिए। सबसे पहला पॉइंट यही कहता है पटना जिले के अंतर्गत, फिर से बोलिए एक बार आप लोग, 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सीटें आपके बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र पहली सीट है, फिर बांकीपुर हो जाएगा, फिर इसके बाद बाढ़ विधानसभा क्षेत्र एक हो जाएगा, फिर आपका विक्रम हो जाएगा विधानसभा क्षेत्र, दानापुर विधानसभा क्षेत्र, दीघा विधानसभा क्षेत्र, फतुहा विधानसभा क्षेत्र का हो जाएगा, कुंभ हरार विधानसभा क्षेत्र, फिर है मनेर विधानसभा क्षेत्र, मसोडी विधानसभा क्षेत्र, मोकामा विधानसभा क्षेत्र, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र, फिर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र, फिर है आपका फुलवारी विधानसभा क्षेत्र। तो ये आप 14 विधानसभा क्षेत्र अच्छे से समझ गए होंगे। हमने आपको पढ़कर भी बता दिया। हिसाब से नंबर पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए, हो सकता है कुछ भी पूछा जा सके। आपकी तैयारी अपनी तरफ से 100% होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। तो ये आपकी त्रिवेणी नहर की बात हो रही है और बात हो रही है पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। तो याद रखना ये आपकी भैंसा लोटन एक जगह होती है, वहाँ से पानी की आपूर्ति पूरी करती है। देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते हैं त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से क्या किया गया है, इसको निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है, यानी बिहार में आपकी एक सोमेश्वर श्रेणी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऐसा आपसे पूछा गया। तो याद रखना इसकी ऊंचाई आप लोग जरूर 1 से 2 बार कॉपी में लिखिए अपनी, या कमेंट बॉक्स में लिख कर देख लेना। 875 मीटर आपके बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई हो जाएगी। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। कहते हैं बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 875 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये भी याद रखना कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में। पहाड़ियों की क्या है, ये श्रृंखला होती है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक आपका क्या है, स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना में होती है, किशनगंज में या मुजफ्फरपुर में। तो आप लोग इसका जवाब देंगे, जो आपका बिहार राज्य है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान होगा वो आपका किशनगंज हो जाएगा।
चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहां औसत वर्षा लगभग 2200 मिमी होती है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले के बारे में बात करें तो दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित हैं। ये जिले आपके कौन से हो जाएंगे? कैमर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि। ये आपके सब कैसे जिले हो जाएंगे? जहाँ पर आपकी क्या न्यूनतम वर्षा वाले जिले हो जाएंगे। इनके नाम जरूर याद रखना। पटना जिले की औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? 1150 मिमी होती है। कितनी होती है? 1150 मिमी। आयोग ने विकल्प में ए को पटना को सही उत्तर माना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो आयोग के द्वारा आंसर की प्रोवाइड कराई गई है वहाँ पर पटना को सही ऑप्शन माना गया है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा है? किशनगंज हो जाएगा। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 2200 मिमी हो रही है वर्षा और यहाँ पर 1150, तो आप सीधा सा बोल सकते हैं सही जवाब आपका किशनगंज हो जाएगा। लेकिन आपके जो आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। 631 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कौन सा जिला बिहार का प्रसिद्ध है, तो इसका नाम जरूर आप लोग याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो भागलपुर है ये रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए क्या है? काफ़ी फेमस है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। पूछा जाए बिहार के रेशम शहर के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए महत्वपूर्ण सारे आप समझ लीजिए। इसका वेटेज आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का रहता है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से याद करना है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बिहार स्पेशल से आपका। अगर आप इन क्लासों को अच्छे से विधिवत देखते हुए चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। बस आपको क्वेश्चन देखना है, उसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ना है। कहता है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना वो आपका बिहार का जिला कौन सा हो जाएगा? भोजपुर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, नालंदा। तो याद रखना धान का उत्पादन आपका जो सबसे अधिक है वो आपके रोहतास में होता है बिहार के। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है रोहतास जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। रोहतास जिले को बिहार के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है या किस जिले को कहा जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे उसको हम लोग किसको बोलते हैं? रोहतास जो है ये चावल का कटोरा है आपके बिहार राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पटना में, रोहतास में या जहानाबाद में? तो गेहूं के उत्पादन के बारे में पूछा गया है। बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक आपका गेहूं होता है? तो इसका नाम भी आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका रोहतास हो जाएगा। तो ये आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपसे धान पूछा जाए, गेहूं पूछा जाए, दोनों में आपका कौन है फर्स्ट? तो रोहतास जिला हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है बिहार में गेहूं उत्पादन न्यूनतम राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन वाले 3 प्रमुख जिले हैं। रोहतास में 5.18 लाख टन, मुजफ्फरपुर में 3.36 लाख टन और सीतामढ़ी में आपके 3.21 लाख टन। ठीक है, तो सबसे अधिक आपकी कहाँ? रोहतास में होता है। धान गेहूं दोनों चीज़ें आप लोग इसका जरूर नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कौन सा जिला है आपका बिहार का जिसमें आपकी चीनी सर्वाधिक उत्पन्न होती है, सर्वाधिक होती है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में जो है, पश्चिमी चंपारण जिले में आपके चीनी का उत्पादन क्या है? सबसे अधिक होता है। एक्सप्लेन देखेंगे। सही उत्तर आपका पश्चिमी चंपारण है। कहते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और समस्तीपुर जिले राज्य में गन्ने उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो न केवल लगभग 70% गन्ना क्षेत्र के लिए बल्कि राज्य के वार्षिक गन्ना उत्पादन का 60% हिस्सा भी हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था?
तो जो प्यार का पौधा नाम एक अभियान आपके बिहार सरकार द्वारा लाया गया था, ये आपके जो है किस डेट को प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना ये आपके 14 फरवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पौधारोपण को क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। ठीक है, ये उस उद्देश्य से ये आपका अभियान स्टार्ट किया था ताकि आपके अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बिहार के किस जिले की साक्षरता दर आपकी सबसे कम है? तो अररिया, पूर्णिया या नवादा? तो साक्षरता दर सबसे कम पूछी गई आपके बिहार राज्य में किस जिले की है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्णिया जिले की जो है सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता दर है। देखते हैं क्या कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में साक्षरता दर आपकी 51.08% सबसे कम है। और सर्वाधिक, देखिए कम और सर्वाधिक दोनों जरूर याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास है। रोहतास देखिए सब चीज़ में आपका नंबर 1 है। गेहूं के बारे में बात हुई तब भी वहाँ पर नंबर 1 आया, धान के बारे में बात हुई तब भी नंबर 1 आया। तो भाई साक्षरता दर भी वहाँ पर सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इससे संबंधित आप लोग जरूर याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। सब चीज़ में नंबर 1 आपका रोहतास हो जाएगा और सबसे कम पूछा गया तो वो आपकी पूर्णिया की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कहते हैं बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो पटना हो गया, आरा हो गया, शाहाबाद जिला। तो अभी आपने एक एक्सप्लेन पढ़ा होगा जब हमने बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एक्सप्लेन में देखा होगा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर कुंवर सिंह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ही नेतृत्व किया था आपके कहाँ पर? पटना, आरा और शाहाबाद में। ऑप्शन तो इसका सी सही हो जाएगा। कहता है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपके वीर कुंवर सिंह ने जी ने किया था। वह बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर स्टेट के एक प्रमुख जमींदार भी थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कुंवर सिंह आपके किस युद्ध के लिए जाने जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो आपका गौरिल्ला युद्ध होता है उसके लिए आपके कुंवर सिंह काफ़ी फेमस थे। तो इनका नाम जरूर याद रखना अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए निम्नलिखित में से गौरिल्ला युद्ध से कौन संबंधित है, तो आप लोग जरूर याद रखना कुंवर सिंह जी। कहते हैं 26 अप्रैल 1858 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये डेट भी जरूर याद रखना कब इनका निधन हुआ, 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहते हैं बाबू कुंवर सिंह का निधन, देखिए एक्सप्लेन पढ़ा तो तुरंत आप चंद सेकंड में जवाब दे देंगे। तो बाबू कुंवर सिंह जी का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो अभी आप लोगों ने एक्सप्लेन में पढ़ा था कब इनका निधन हुआ था। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन आप देख चुके हैं 1858 में। चलिए इसका एक्सप्लेन फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी गई। कहते हैं कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना कि 1857 को विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से और फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आगे नेक्स्ट लाइन कहती है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह जी ने किया था। फिर कहते हैं बाबू कुंवर सिंह ने 1777 से 1858 बिहार राज्य में आरा के पास जगदीशपुर के क्या रहे थे? ये आपके जमींदार थे। नेक्स्ट लाइन कहती है वीर कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। लास्ट लाइन आपसे कहती है 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह ने किस पर विजय प्राप्त की थी? तो इनका भी नाम याद रखना। कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली सेना पर क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। किसने? आपके वीर कुंवर सिंह जी ने। ठीक है, किसके नेतृत्व की सेना थी? वो आपके कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली जो सेना थी उस पर आपके वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है कि पटना कॉलेज आपका कब स्थापित किया गया था, 1859 में या 1861 में या 1863 में। तो याद रखना आप लोग, जो आपका पटना कॉलेज है ये आपके 1863 में स्थापित हुआ था। ठीक है, पटना कॉलेज मतलब 1863। फिर कहते हैं पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। ठीक है, तो आपने 3 बार इस क्वेश्चन का जवाब पढ़ लिया है, तो आपका एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो आप उसका 100% जवाब दे सकते हैं। आप देखते हैं ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में क्या थे, आपके ख्याति प्राप्त थे। तो देखते हैं जो आपके जुब्बा साहनी जी, इनका संबंध जो है किस जिले से था। तो याद रखना, जो आपके जुब्बा साहनी हैं इनका संबंध आपके बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। किससे संबंध था इनका, मुजफ्फरपुर जिले से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है जुब्बा साहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है। अगस्त 1942 में उन्होंने मीनापुर में पुलिस स्टेशन के खिलाफ शस्त्र विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था, जिसमें पुलिस स्टेशन के प्रभारी वालर की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जुब्बा साहनी को 38 साल की उम्र में भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, आप जुब्बा साहनी के बारे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखना, पूछा जाए अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था, सियाराम दल सक्रिय था या आज़ाद दस्ता या आनंद दल। तो याद रखना, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में आपके, तो उस टाइम जो है बिहार में आपके सियाराम दल जो था वो काफ़ी सक्रिय था। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन किस तरीके से सक्रिय था। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता के गठन का आह्वान पर तिलकपुर में भागलपुर के निवासी कौन, सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ। यह दल हिंसा में विश्वास करता था। इसे क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें मुख्य थी। यानी जो आपका सियाराम दल था, सबसे पहले तो ये किस पर विश्वास करता था, तो ये आपके जो है क्रांतिकारी दल था जो आपकी हिंसा पर विश्वास करता था। ठीक है, अहिंसा पर नहीं, आपकी हिंसा में विश्वास रखता था जो आपका सियाराम दल था। अब इनकी देखते हैं जो 4 बातें मुख्य थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहली इनकी बात थी धन संचय करना, उसके अलावा शस्त्र संचय करना, फिर शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन बनाना। ये इनकी मुख्य 4 बातें थी आपकी किसकी, सियाराम दल की। इसका नेतृत्व किसने किया, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के गांधी के रूप में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं। अब किस लिए इनको बिहार का गांधी कहा जाता है, तो एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है, उपनाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। एग्जाम में पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की क्या की थी, घोषणा की थी। तो पटना में की थी या भागलपुर में या चंपारण में। तो याद रखना, तो अभी आपने अगर सियाराम दल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ पर की थी, तो वो आपके भागलपुर में की गई थी। चलिए देखते हैं। कहता है 1942 के आंदोलनों में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की क्या की थी, आपकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखेंगे आपके इनमें से कोई भी वो नाम नहीं है जिसको जो है कुंवर सिंह के विरुद्ध में भेजा गया था। तो इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग स्टार्टिंग से क्लास सही से देख रहे होंगे तो इसका जवाब हमने आपको ले ग्रैंड बताया था, जिनके जो है नेतृत्व में कुंवर सिंह के विरुद्ध में सेना को भेजा गया था।
चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन, वहाँ से आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस एक्सप्लेन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कुंवर सिंह से संबंधित आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कहता है कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या थे, आपके प्रतिष्ठित नेता थे। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आपके किस पर कब्जा कर लिया, आपके आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में क्या हुआ, वे अपने घर लौट आए। फिर क्या हुआ, 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई का उन्होंने क्या किया, आपके नेतृत्व किया था। कहाँ पर, जगदीशपुर के पास एक जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में सफल नेतृत्व, यानी उस लड़ाई को वो क्या हो गए थे, जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहता है कि कैप्टन ले ग्रांड के नेतृत्व में, यानी जो अंग्रेज सेना आई थी वो किसके नेतृत्व में आई थी, ले ग्रांड के नेतृत्व में आई थी। इस युद्ध में हार गए वो लोग। हालांकि कुंवर सिंह जो है बुरी तरीके से घायल भी हो गए थे। इसके अतिरिक्त जो है कैप्टन डनवर व बिसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में जो है आपके बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध क्या किया गया था, भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है इनमें से किस महिला ने बिहार में जो आपके नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, वो कौन थी, श्रीमती मीरा देवी थी या श्रीमती हसन इमाम जी थी या गौरीदास जी थी। तो याद रखना, जो आपके बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से जिन महिलाओं ने भाग लिया था वो आपकी श्रीमती मीरा देवी जी थी। श्रीमती मीरा देवी जी नहीं थी, श्रीमती हसन इमाम जी थी और गौरीदास जी। तो इसीलिए यहाँ पर 2 जवाब आपके सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि बिहार में सारण और चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। कौन कौन से जिले थे, एक आपका सारण हो गया और एक आपका चंपारण हो गया, जहाँ पर नमक सत्याग्रह जो है आपका शुरू किया गया था। कहता है नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को, ये जरूर आप लोग याद रखना, इसको 1 से 2 बार जरूर लिख लेना। जो आपके बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें आपकी श्रीमती हसन इमाम जी हो जाएंगी, श्रीमती चंद्रावती देवी जी हो जाएंगी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी और कुंवारी गौरीदास ने महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, निभाई थी इस आंदोलनों में, इस सत्याग्रह में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब की वाले एग्जाम में ही पूछा गया आपके TRE 3 में। कहता है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को 100% पता होगा अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका देखा जाए तो ना तो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बुलाया था, ना तो JB कृपलानी जी को, ना तो राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने राजी किसको किया था, जरूर याद रखना, महात्मा गांधी जी को राजी किया था। अब एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है चंपारण में प्रचलित नील की तिनकटिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए सर्वाधिक शोषण करने वाली आपकी प्रणाली कौन थी किसानों का जिसने किया, तो आपकी तिनकटिया प्रणाली थी। नेक्स्ट लाइन कहती है राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले। ये भी याद रखना, कहाँ मिले सबसे पहली बार, लखनऊ में मिले। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या किया था, राजी किया था। गांधी जी ने फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह में आरंभ किया और तिनकटिया प्रणाली को क्या कर दिया, आपके समाप्त कर दिया। ठीक है, तो सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ा होगा एक्सप्लेन तो आप जरूर जवाब दे सकते हैं। बिहार में नमक आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका अप्रैल 1930 में। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। कहते हैं बिहार में नमक आंदोलन आपके 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिए। जिस तरीके से आप सारी चीज़ें याद रखने, अपना नाम एक बार भूल सकते हैं लेकिन स्टेट ये बिहार से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस स्टेट को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक, अब ये याद रखना कितनी दूरी यात्रा की, तो 241 मील। आप लोग जरूर लिखिए एक बार।
यात्रा से क्या हुआ, आरंभ हुआ। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का क्या कर दिया था, उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो याद रखना, आपके बिहार में जो किसानों के नेता के बारे में पूछा जाए या किसानों की अगुवाई किसने की, तो आपके कौन हो जाएगा सही जवाब, स्वामी विद्यानंद जी हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन आपके 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इस आंदोलन की अवधि आपके सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक थी। ये आप अवधि जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो मीर बख्श ने किया है, बाबू कुंवर सिंह ने या बीर भान सिंह ने। तो याद रखना, बिहार की बात हो रही है और 1857 के विद्रोह की बात हो तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, चलना चाहिए, बाबू कुंवर सिंह का। ठीक है, अब चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व आपके बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की क्या संभाली थी, कमान संभाली थी। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष थी। समझ लीजिए क्या उम्र थी, किस टाइम उन्होंने वहाँ की क्या कमान संभाली विद्रोह के समय। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है बाबू कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई में जगदीशपुर के पास 23 अप्रैल 1858 को लड़ी। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबू कुंवर सिंह ने जो है अपनी आखिरी लड़ाई कब लड़ी, तो ये डेट आप लोग जरूर एक बार लिखिए, 23 अप्रैल 1858 को। अब इनकी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके बिहार के, तो इनकी मृत्यु से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु जो है आपके 23 अप्रैल 1858 को लास्ट लड़ाई लड़ी और फिर क्या हुआ 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस लड़ाई में काफ़ी पूरी तरीके से घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। बिहार यूथ लीग का गठन एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे तो ये आपके 1928 में हुआ। अब किस तरीके से हुआ वो भी समझते हैं। कहते हैं बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों के समूह द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से क्या थे, आपके असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में आपके जयप्रकाश नारायण जी का नाम प्रमुख हो जाएगा। फिर आपके सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी हो जाएंगे। फिर श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ क्या कर लिया था, आपका विलय कर लिया था। तो ये भी याद रखना, कब विलय किया बिहार यूथ लीग ने अपना, 1934 में किसके साथ किया, तो भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपना विलय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जो डेट हैं ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तो इन डेटों को आप एक अलग से नोट्स बनाइए। जो भी डेट इंपॉर्टेंट है उनको आप जरूर रात में सोते वक्त और सुबह उठते वक्त इनको जरूर आप एक बार देखिए। फिर कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो याद रखना ना तो जून 1934 में हुआ था, ना तो जुलाई 1934 में, ना तो मई 1934 में। जो आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका जो गठन है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले 22 या 23 अक्टूबर दोनों में से कोई भी डेट आपको दे दे और सन आपको जरूर याद रखना 1934। बाकी तो 1934 आपके ऑप्शन में सब कहीं था, लेकिन आपका अक्टूबर नहीं, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है पटना बैठक ने एक समाजवादी सम्मेलन का आह्वान किया जो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के संबंध में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जो 22-23 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था, उन्होंने एक नई अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया था, आपके गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया,
तो अगर आप लोगों ने ध्यान से अभी तक एक्सप्लेन देखते आए होंगे तो जो आपको 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व आपके बिपिन बिहारी वर्मा जी ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कहते हैं 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपके बिपिन बिहारी वर्मा जी ने किया था। जरूर आप इस नाम को याद रखना। सारण और चंपारण में जो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व आपके बिपिन बिहारी वर्मा जी ने किया था। कहता है कि सारण और चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिहार में जो है सत्याग्रह शुरू करने वाले कितने जिले थे, तो आपके 2 जिले थे, सारण और चंपारण। फिर कहता है 6 अप्रैल को छपरा में आपके सत्याग्रहियों की एक बैठक आयोजित की गई। छपरा से 3 जत्थों में बटे स्वयंसेवकों को गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र के नेतृत्व में उनको केंद्रों तक क्या किया गया था, पहुंचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब भाई उपयुक्त में से एक से अधिक तो कौन कौन थे वो आप एक्सप्लेन में देख लीजिए। कहता है पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक। देखते हैं दोनों नाम हैं क्या। देखिए मौलवी मोहम्मद हुसैन आपका ऑप्शन ए है और एम वैजुल हक, तो यानी यहाँ पर 2 आपके ऑप्शन सही हैं, तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लाइन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे वहाबी आंदोलन के संस्थापक? सैयद अहमद बरेलवी जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वहाबी गतिविधियों का मुख्य केंद्र आपका कौन सा था? जगदीशपुर था, चंपारण था या पटना था? तो याद रखना जो भी आपकी वहाबी गतिविधियां होती थी उसका जो मुख्य केंद्र था आपके बिहार में वो आपका पटना था। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है पटना बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन एक महत्वपूर्ण इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य शुद्ध एकेश्वरवादी पूजा को बहाल करना था। भारत में वहाबी आंदोलन आपके सऊदी अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं से प्रेरित था और इसे भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने लाया था। अगर भारत में पूछा जाए किसने लाया था तो आपके सैयद अहमद बरेलवी जी लाए थे। और सऊदी अरब में आप समझ गए हैं किसने प्रेरित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आज की क्लास के बाद आपको बिहार से कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपके एग्जाम में जो लगभग आपसे बन ना जाए। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे अगर आपने एक्सप्लेन को विधिवत अच्छे से देखते हुए चल रहे होंगे। जो चीज़ें याद करने वाली उनको याद करेंगे। कहता है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर आपके बिहार के लोगों ने जो है चौकीदार कर चुकाने से मना कर दिया। यानी वो कौन सा आंदोलन था जिसके प्रभाव में बिहार के लोग आ गए और जो वो चौकीदारी कर देते थे उसको देने से इनकार कर दिया। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो बिहार के लोग थे उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेन वजह क्या थी। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से क्या कर दिया आपके मना कर दिया क्योंकि बिहार में नमक सत्याग्रह संभव नहीं था। बिहार भूमि से घिरा क्षेत्र है। चौकीदारी अभियान भागलपुर और सारण क्षेत्र में सफल रहा। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है जो आपका चौकीदारी कर अभियान था किस जगह या किस जिले में सफल रहा। तो ये आपके भागलपुर और सारण क्षेत्र में क्या रहा था, सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात हो रही है पटना की जो कि आपके बिहार की राजधानी है। तो 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 606 आपका ऑप्शन नंबर ए मौलवी पीर अली खान जी ने जो है
पटना में आपके 1857 के विद्रोह की क्या अगुवाई की थी। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है पटना में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की, तो आप लोग जवाब उसका तुरंत देंगे, मौलवी पीर अली खान ने की थी। आगे देखते हैं। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में आपके 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई थी। अब ये भी डेट याद रखना, पीर अली खान जी को फांसी कब दी गई, तो 7 जुलाई 1857 को। और किस लिए दी गई, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में। फिर कहते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, फिर से आप लोग अच्छे से जवाब दे देंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं जब से हम क्लास ले रहे हैं, वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, बांकीपुर में या भागलपुर में। तो याद रखना जो बिहार में आपके सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जो स्टार्ट हुआ था वो आपके बांकीपुर से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से आपको 4-5 बातें अच्छे से समझनी होंगी। कहता है 1912 में बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपके बांकीपुर पटना में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान देना। कहता है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन, तो जो आपका 1912 में अधिवेशन हुआ वो आपके बांकीपुर पटना में है और इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, रघुनाथ नरसिंह मुदोलकर। कौन थे बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष, रघुनाथ नरसिंह मुदोलकर जी। अब 1922 में जो आपका अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन आपका 38वां अधिवेशन जो आपके बिहार में हुआ था। तो ये आपके बिहार के किस स्थान पर, गया में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम जरूर याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे इसके आपके अध्यक्ष। और फिर 1940 में जो आपका अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन का नंबर भी आप लोग याद रखना, 53वां अधिवेशन आपके हुआ बिहार में। और ये आपके कहाँ पर हुआ, रामगढ़ में हुआ। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, यानी ऐसा कब पहली बार हुआ जो आपका बिहार था वो बंगाल से अलग हुआ। तो याद रखना ये डेट आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण। 1912 आप लोग जरूर 1 से 2 बार लिखिए। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से आपका क्या होगा, अलग हो गया। किस डेट को, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो ये डेट आप समझ गए होंगे। फिर कहते हैं बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। जो आपका बिहार था ये आपके उड़ीसा और ब्रिटिश भारत का क्या था, एक प्रांत था। कहता है 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर क्या करी थी, विजय प्राप्त की थी तथा भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ये डेट भी याद रखना कि बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके आपके झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो ये भी याद रखना जो आपके बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो ये डेट भी आप लोग जरूर लिखिए एक बार। 15 नवंबर 2000 को आपके बिहार से अलग झारखंड को बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, सबसे पहले आप लोग याद रखना अनुशीलन समिति की स्थापना आपके पटना में हुई। कब हुई, तो 1913 में। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया, उसके आंसर भी समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके अनुशीलन समिति की जो शाखा की स्थापना आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने की थी। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु द्वारा हुई थी। इसकी अध्यक्षता श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की क्या की थी, आपकी स्थापना की थी। कहता है बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र को संगठन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। नोट कहता है सिस्टर
निवेदिता इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। कौन? सिस्टर निवेदिता इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है। इनका नाम जरूर आप लोग 1 से 2 बार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या कहता है। ये डेटें जितनी भी हैं आप जरूर इसको कॉपी में लिखते चलिए, तभी आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग सही होंगे, क्योंकि डेट तो आपको याद करनी होंगी। फिर कहते हैं बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय आपके पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो सबसे पहले बिहार प्रोविंशियल जो है इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके पटना में है, और गठन का ईयर पूछा जाए तो इसका गठन आपके सन 1908 में किया गया। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की एक क्या है? शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ था। यह बैठक नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में क्या हुई थी? आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे सारी बातें। इसका गठन आप लोग जरूर एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में। 1908 में हुआ था, मुख्यालय जरूर याद रखना पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो याद रखना जो आपके बिहार में समाजवादी पार्टी थी, इसका गठन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसने किया था, तो इसका गठन आपके जो है वो आपके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर, डेट याद रखिए 1931 में की थी। इस पार्टी की उद्देश्य जो था, इस पार्टी का उद्देश्य था समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना था तथा श्रम और किसान संगठन का गठन करना था। इस पार्टी की महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार हैं: आचार्य नरेंद्र देव जी, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, फिर कहते हैं गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। ये सारे नाम आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी नाम से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये समझिए, अगर 5 बार हम वी बना दें तब भी आपका उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिरसा मुंडा से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में आपके आना तय है। तो चलिए समझते हैं। कहता है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो देमका मुंडा को, या गया मुंडा को, या सुंदर मुंडा को? तो याद रखना जो आपके बिरसा मुंडा जी थे, इनके द्वारा पूछा गया किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं होगा इसका जवाब। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, यानी इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा पूछा गया है। तो पटना आपका मुंगेर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गया अरवल ये भी सही है। पटना जो है ये आपका वैशाली, ये आपका जो है दक्षिण गंगा के क्षेत्र में मेल नहीं खाता है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए इसका सही आंसर भी हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन में चलते हैं। कहता है बिहार में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में पटना, गया, नालंदा, नवादा और मुंगेर जैसे जिले शामिल हैं। गया और अरवल भी गंगा नदी के दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है कि पटना और वैशाली भौगोलिक रूप से गंगा नदी के विपरीत किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैप इतना क्लियर आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का आपके प्रतिशत कितना है? तो याद रखना ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 8.58 आपकी बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा, किसके तुलना में? भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है आपसे। कहता है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत आपके 8.58% है। बिहार की कुल आबादी आपकी कितनी है? तो बिहार की कुल आबादी हम लोग देखते हैं कितनी है, 10,40,99,452 है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है आपके आधुनिक बिहार का निर्माता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो याद रखना इनमें से जो आपकी भोजपुरी की पहली फिल्म थी वो आपकी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ये आपकी भोजपुरी की पहली फिल्म थी कौन, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन आपसे कहता है भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो थी, जो वर्ष 1963 में क्या हुई थी, आपके रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर क्रमशः कौन थे, कुंदर कुंवर तथा विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी थे। तो इनके नाम भी याद रखना। और रिलीज कब हुई, रिलीज की डेट आप लोग जरूर याद रखना, 1863। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। कहता है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ज्ञान दीपक नामक जो पुस्तक थी इसकी रचना आपके दरिया साहिब जी ने की थी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहिब ने की थी। इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक भी थे। तो ये भी पूछ सकता है आपके दरियादासी जो संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे, तब भी आपको इन्हीं का नाम लेना है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहता है। इन्हें कबीर का अवतार भी माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कबीर का अवतार किसे माना जाता है, तो दरिया साहिब जी को माना जाता है। आगे कहता है कि इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी, आपके 20 से अधिक। ठीक है। प्रमुख है कि ध्यातव्य है कि दरिया साहिब उनकी आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, मौलाना अब्दुल बारी ने किया था, महात्मा गांधी ने। तो याद रखना है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास की बात होगी तो वहाँ पर आपके महात्मा गांधी जी का नाम आया था। ठीक है। तो इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बिहार विद्यापीठ, जो बिहार विद्यापीठ है एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। लेकिन 1942 में इसे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य भी बनाए गए थे। तो ये भी याद रखना, पहले प्राचार्य आपके कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट लाइन कहती है एम के गांधी द्वारा, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा फरवरी 1922 में बिहार के नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना जो आपका बिहार है अगर एग्जाम में पूछा जाए किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा, तो याद रखना ये जो है आपके वो भी किसके अनुसार बात हो रही, R.L. सिंह के अनुसार। तो बिहार जो है आपके उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार राज्य उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में आपके अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वी भाग में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आर्द्र, और पश्चिमी भाग में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो अर्ध शुष्क, ये आपकी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बिहार के। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है R.L. सिंह ने जो है भारत को 4 बृहत और 28 मध्यम और 67 प्रथम क्रम तथा 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के जलवायु प्रदेशों में क्या किया है, आपकी विभाजित किया था। किसने, आपके R.L. सिंह जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिहार का कौन सा जिला है आपका जहाँ पर जो है आपका तैरता हुआ सोलर सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो याद रखना वो आपके बिहार के जो है दरभंगा जिले में बनाया गया है। कौन सा, तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं।
कहता है बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इसे प्लांट के नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी क्षमता आपकी कितनी है? 2 मेगावाट होती है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, नीचे जो है आपके मछली पालन किया जाता है, ऊपर आपके बिजली उत्पादन किया जाता है। और ये आपके बिहार के किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में है। ठीक है, तीनों बातें महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मगही पान को मिला है, बासमती चावल को मिला है, या चंदेरी साड़ी को? तो याद रखना बिहार में जो आपके जीआई टैग पाने वाला जो है वो आपका मगही पान हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है ये आखिर। कहते हैं बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जारदुलू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये सारी बातें आपको याद करनी होगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से बताइए किसको क्या जीआई टैग मिला है। तो आप इनको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेना। आगे कहते हैं जीआई टैग ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। यानी जीआई टैग आपके किसको प्राप्त किया जाता है? जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित आपके उत्पाद होते हैं उनको आपको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट से संबंधित है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो आपके सन 1929 में किया गया था। किस सन में? 1929। 1 से 2 बार जरूर आप इसको बोलिए। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग जवाब देंगे सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर कहता है 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद के पहले अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो याद रखना पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? वो भी आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ठीक है, और इनके नेतृत्व में ही, इनके अध्यक्ष के रूप में ही आपके भारतीय किसान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार में जो आपके 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या जमींदार? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा क्योंकि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह भी था या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह भी था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल भी रहे। ठीक है, अब चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों द्वारा, सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता राजनारायण सिंह जी थे, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण आपके क्या था? राजस्व सत्र में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो जो आपके कीर्तिराज सिंह हैं ये सबसे पहले तो आपके बिहार से हैं। तो याद रखना ये जो है आपके भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित हैं। भारत के बिहार राज्य में जन्मी कीर्तिराज सिंह वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे, इसीलिए एक नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको लोगों के लिए। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, कीर्तिराज सिंह का। ठीक है, ये आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित हो जाएंगी। और इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते तो वो भी आप लोग याद रखना, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सिवान ने प्राप्त किया या गया ने या दरभंगा ने? तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, बात कर रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर याद रखना। जब बात करेगा औद्योगिक विकास रैंकिंग के बारे में 2022 के बारे में, तो
तो उस टाइम जो आपका था सिवान जिला था, ये सर्वोच्च स्थान इस जिले ने प्राप्त किया था आपके बिहार उद्योग विभाग के मामले में। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन आपसे क्या कहता है। कहते हैं बिहार राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी की थी। मतलब ऐसा पहली बार था जब आपके बिहार राज्य ने उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की हो, जिसमें कहते हैं औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई थी। इस रैंकिंग में आपके सीवान जिले को जो है 73.5 अंक के साथ पहले स्थान पर, वहीं पटना आपके 68 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो याद रखना कितना प्रतिशत देना होगा आपके, तो वो आपके 10% देना होगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 पारित किया है। इस अधिनियम के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को तो जो है कहते हैं ढुलाई करने वाले जो वाहनों को है छोड़ने हैं तो आपके जुर्माने के रूप में उनकी जो बीमित राशि का है कितना, यानी जो भी उनका बीमा होगा उसका 10% जो है उनको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सामने आए हैं। चलिए देखते हैं कौन से तथ्य आपके सामने आए हैं। तो पहला आपका ऑप्शन क्या कहता है, सवर्ण जाति 15.52%, ये तथ्य बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 21.33%, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन कहता है बिछड़ी जाति 63.14%, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कहता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 से पता चला है कि जनसंख्या वितरण में 21.33% अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जो आपकी अनुसूचित जनजाति है वो आपकी 63.14% है। बिछड़ी जाति आपकी कितनी है, वो 15.52% है। उच्च जातियाँ शामिल हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपने पहले भी देखा था, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है आपके बिहार के लोगों ने जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। एक्सप्लेन फिर से देख लीजिए। कहता है अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में क्या हुआ, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में भी चलाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहते हैं बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। संथाल जनजाति ने या सन्यासी ने या उरांव ने। तो याद रखना, बात करें बिहार के बारे में और कांग्रेस के गया अधिवेशन के बारे में, तो आपकी उरांव जनजाति ने जो है भाग लिया था। इसका एक्सप्लेन बहुत ही ध्यान से समझिए। कहता है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। उरांवों के प्रमुख नेता ताना भगत रहे ने गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उरांव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से भी अधिक किसानों ने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। तो याद रखना इसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी, तो ये आपके चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में। और सन कौन सा था, 1922 में। और कौन सा अधिवेशन था, कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। ये लाइन फिर से आप एक बार फिर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप के लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो याद रखना, जो आपके मुंडा और संथाल जनजाति के लोग थे, ये आपसे पूछा जाए किस पेड़ की पूजा करते थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कदम्ब के पेड़ की पूजा करते थे। कौन से लोग, आपके मुंडा और संथाल जनजाति के लोग। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या कहता है।
कहता है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग आपके कदम्बुआ और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। दोनों वृक्ष आप एक बार जरूर लिखिए, कदम्ब और महुआ वृक्षों की क्या करते थे? पूजा करते थे। कौन लोग? आपके मुंडा और संथाल जनजाति के लोग। आगे लाइन कहती है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां विवाह समारोह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते थे। ये भी लाइन अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये लाइन आपसे क्या कहती है कि उड़ीसा और जब बिहार जनजाति के बारे में बात की जाएगी, जब यहाँ पर विवाह कार्यक्रम होते थे तो उस दौरान ये लोग आपके इमली और आम के पेड़ों की क्या करते थे? पूजा करते थे। तो ये सारी लाइनें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन सारी लाइनों को आप जरूर 1 से 2 बार याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 52.89% थी या 63.68% थी या 53.57% थी? तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर जो आपकी थी वो आपकी 52.89% थी। अब इसका एक्सप्लेन समझते हैं। कहते हैं वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की कुल महिला साक्षरता दर आपके 51.5% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर भाई एग्जाम में आपकी पूछ सकते हैं TRE4 के एग्जाम में, तो वहाँ पर याद रखना 71.2% है। राज्य की कुल साक्षरता दर भी आपसे पूछ सकता है कि कुल साक्षरता दर आपकी बिहार राज्य की कितनी है, तो वो आपकी 61.80% हो जाएगी। और यहीं पर अगर आपसे पूछे भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की भी आपको साक्षरता दर याद रखनी चाहिए, वो आपकी 74.04% हो जाएगी। जिसमें से आपके पुरुष की साक्षरता दर बोले तो 82.14% हो जाएगी। महिला साक्षरता दर पूछे तो वो आपकी 65.46% हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने साक्षरता से संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा एक्सप्लेन में जो आपके एग्जाम में बने और आपसे हो ना। तो बस आपको क्या करना है, इनके परसेंट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि पुरुष साक्षरता दर आपके भारत की कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी, बिहार की कितनी पुरुष साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर आपके बिहार की कितनी है। तो ये सारी बातें तो आपको याद करनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा किसके लाभ के लिए शुरू किया गया था? तो जो आपका मिशन एक दक्ष जो चलाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, ये आपके किसके लाभ के लिए शुरू किया गया था? तो याद रखना ये आपकी शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शुरू किया गया था। इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिहार ने मिशन दक्ष की शुरुआत की जिसका उद्देश्य स्कूलों में शैक्षिक रूप से कमजोर लगभग 25 लाख छात्रों को सहायता प्रदान करना था। ये डाटा आप लोग। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है कि मिशन दक्ष का उद्देश्य जो था वो कक्षा 3 से 8 तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 25 लाख या 2.5 मिलियन शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो आप मिशन दक्ष अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर आपसे मिशन दक्ष से संबंधित आपके TRE4 के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपका 100% क्वेश्चन वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार सोलर एनर्जी सिंचाई परियोजना शुरू की गई? तो याद रखना वो आपके 2008 में जो है बिहार में आपकी सोलर एनर्जी सिंचाई योजना शुरू की गई थी। कौन से सन? क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार सोलर एनर्जी सिंचाई योजना शुरू की गई? तो याद रखना आपके बिहार में जो है सोलर एनर्जी सिंचाई योजना जो है वो आपके सन 2008 में शुरू की गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं क्या है आखिर ये। कहता है कि बिहार सरकार ने सिंचाई योजना के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के समाधान के रूप में 2008 में सौर सिंचाई के लिए एक योजना बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना शुरू की। कौन सी योजना थी? वो आपकी बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना थी। इस योजना के अंतर्गत छोटे पंपों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 2 किलोवाट प्रति सेकंड के सौर पैनलों का उपयोग किया गया। ये छोटे किसानों को उपलब्ध कराए गए, यानी जो भी वहाँ के आपके छोटे किसान थे उन लोगों को ये जो है उपलब्ध कराए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार कितनी राशि तक पेटेंट शुल्क अनुदान किया गया है? तो चलिए देखते हैं। 10 लाख है, 20 लाख है या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख। इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 लाख वाला बी सही हो जाएगा।
कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू करने का प्रस्ताव को क्या दी थी, आपकी मंजूरी दी थी, जिसमें आपका क्या था, वस्त्र एवं चमड़ा। फिर कहता है नई नीति में माल ढुलाई के लिए 5 साल तक 10 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके अपने उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए पंजीकरण खर्च आपका 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा आपकी 10 लाख रुपए होगी। ठीक है, अब याद रखना आज की आपकी महामैराथन क्लास इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। और अब अगर आप लोगों को हमारी ये मैराथन क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि आज की क्लास के बाद आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करेंगे किसी भी बुक से तो लगभग आपके क्वेश्चन आज की क्लास देखने के बाद आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज की क्लास अगर आपने अच्छे से विधिवत लास्ट तक देखा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरीके पर होगा कि आप बिहार के क्वेश्चन या बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान गए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो क्लासें अभी आपकी बायोलॉजी में आएंगी, उसके बाद हम आपको मैराथन उसकी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। और प्लीज़ आप लोगों को अगर ये सेशन हमारा पसंद आया तो प्लीज़ फिर से लास्ट बार ये कहना चाहेंगे कि बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से